आज फिर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की एक और नई पोयम के साथ है, और ये भी पोयम वर्ड्सवर्थ की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये पोयम विलियम वर्ड्सवर्थ की वो पोयम है जो बहुत ज्यादा सिलेबस में लगी रहती है। मतलब अगर आप बीएमए और इंटर की बात करो तो ज्यादातर ये पोयम मिलती है विलियम वर्ड्सवर्थ की। द एजुकेशन ऑफ नेचर, या फिर इसे हम बोल देते हैं 3 इयर्स शी ग्रू इन सन एंड सावर, मतलब इसका सेकंड टाइटल है, जो इसकी फर्स्ट लाइन भी है। पोएम इंपोर्टेंट भी है, एक दो स्टेंजे इसके बढ़िया है, और उसमें से पूछा भी जाता है, तो बिल्कुल ध्यान से इस पोएम को अच्छे तरीके से करेंगे। देखो, जो पोएम्स हमारे ग्रेजुएशन में लगा दी जाती हो तो वे ऑलरेडी वही पोएम लगाई जाती है, इतनी सारी पोएम होने के बावजूद भी। वर्ड्सवर्थ की अगर कोई पोएम ज्यादातर ग्रेजुएशन में देखने को मिलती है तो वो यही पोएम है। तो इससे भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। एजुकेशन ऑफ नेचर नाम से भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि एक तरीके से नेचर से क्या क्या एजुकेशन मिलती है। तो वर्ड्सवर्थ ये बताने की कोशिश करता है, ज्यादातर तो उसकी मोस्टली पोएम्स में यही दिखता है कि वो नेचर के प्रति कितना, मतलब उसके प्रति कितना अट्रैक्ट है, और सभी को चाहता है रीडर्स को कि यू शुड आल्सो गो टू नेचर, और यू शुड गेट द नॉलेज फ्रॉम नेचर। उसने यहाँ तक कि एक वर्ड्सवर्थ की जो एक पोयम थी, द टेबल टर्न, उसने बिल्कुल साफ साफ बोल दिया था उसके अंदर कि हमें किताबें छोड़ देनी चाहिए और नेचर में चलना चाहिए। हम नहीं प्राप्त कर सकते वो सब कुछ, बुक से नहीं मिलता जो कुछ हम गेट कर सकते हैं इजीली नेचर से। तो नेचर को ज्यादा ऊपर बता दिया, सुपीरियर है किताबों के मुकाबले में। तो बुकिश नॉलेज से ज्यादा अच्छी तो नॉलेज नेचर से मिलती है, ऐसा टेबल टर्न में कहा था, जो पोयम में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ऐसा ही हमने द वर्ल्ड इज टू मच विद अस में देखा था, जिसमें जो वर्ड्सवर्थ है उस सोनेट के अंदर बहुत ज्यादा सैड है ये सोच करके कि सभी व्यक्ति मेटरलिज्म में लगे हुए हैं और नेचर की तरफ को कोई ध्यान नहीं देता है। तो सबको सोचना चाहिए और हमें नेचर की तरफ को चलना चाहिए, क्योंकि नेचर में ही सब कुछ है। और जो एक सेटिस्फेक्शन और जो खुशी मिलती है वो नेचर में मिलती है। तो वर्ड्सवर्थ की ऐसी पोयम बहुत है जिनके अंदर वो नेचर की बात करता है, प्रकृति के लिए बताता है कि प्रकृति में कितना फायदा है और कितना यूजेबल है, एंजॉय है, नॉलेज है, सब कुछ प्रकृति में। यहाँ तो साफ साफ कह रहा है एजुकेशन ऑफ नेचर। इस पोयम के अंदर वर्ड्सवर्थ ये बताने की कोशिश करेगा कि कितनी चीजें हैं जो हम प्राप्त करते हैं नेचर से। कितनी एजुकेशन हमें नेचर से मिलती है, नेचर हमें ये चीज सिखाती है, ये सिखाती है, ये सिखाती है। और उसने एग्जाम्पल दे दिया लूसी ग्रे का। आपको पता होगा कि जब वर्ड्सवर्थ का नाम आता है तो लूसी ग्रे का नाम एक उसके साथ जुड़ जाता है। क्यों जुड़ता है? कि लूसी ग्रे, उसने एक इमेजिनेटिव चाइल्ड जो है वो डाली है, कहीं पर वो छोटी बच्ची, कहीं थोड़ी बड़ी, इस तरीके से दिखाता है। ज्यादातर उसकी डेथ दिखा देता है लास्ट में। इस पोएम में भी उसकी डेथ है, और एक मैसेज कन्वे करता है बाय द हेल्प ऑफ ए कैरेक्टर, और कैरेक्टर लेता है लूसी ग्रे का। कुछों का मानना है कि लूसी ग्रे कहीं पर तो ऐसा लगता है कि एक जैसे बिलव्ड की तरह उसने लिया, कहीं बच्ची की तरह लेता है, जैसे इस पोएम में एक छोटी बच्ची की तरह है। तो ऐसा लगता है जो एनिटी वैलेंस है इसकी, इलेजिटिमेट जो चाइल्ड थी, शायद ये उसके बारे में बोल रहा है, लेकिन ये उस चीज को डिक्लेयर नहीं करता है, ना ही वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लूसी ग्रे से जुड़ी हुई इसने 5 पोएम्स बनाई हैं, जो एक ग्रुप है लूसी ग्रे पोएम्स का। तो 5 पोएम्स का ग्रुप है, उसमें से एक द एजुकेशन ऑफ नेचर भी है। तो उसी की आज हम बात करेंगे, और इस पोएम को पढ़ के ये मतलब इस तरीके से पोएम को पढ़ना है कि नेचर हमें क्या क्या सिखाती है। और वो बताया गया कि किस तरीके से लूसी गिरो को क्या क्या सिखाया था, जो उसे सिखा दिया था वो हम भी सीख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ नेचर। तो नेचर से क्या क्या सीखने को मिलता है वो हम एक एक स्टेंजा इसका पढ़ेंगे और उस पर ध्यान देंगे। 3 इयर्स पहला स्टेंजा है, और पहली लाइन जो है वो इसका सब टाइटल भी है। 3 इयर्स, 3 साल। 3 इयर्स की सी ग्रू, वो ग्रो ग्रू ग्रू होता है ना, ग्रो ग्रू ग्रोन, बढ़ा, बढ़ना, मतलब ग्रो माने ऊपर को उठना, बढ़ना, जैसे उम्र बढ़ती है। 3 इयर्स सी ग्रू इन सन एंड सावर, 3 साल तक वो बड़ी हुई सन में और सावर में। देखो, सन माने धूप होती है, सावर माने बौछारें होती है, पानी की बूंदे होती है सावर। तो अब धूप और छाए, या धूप और बारिश, तो ये हो गया एक तरीके से प्रकृति में। तो 3 साल की जो लूसी है, यहाँ पर केवल ये स्टैंजा एक ऐसा है जिसके अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ बात कर रहा है, एक एज ए स्पीकर की तरह। उसके बाद में पूरे सारे स्टैंजोज में आपको देखने को मिलेगी नेचर, प्रकृति खुद एक मतलब एक टीचर के रोल में, एक मदर के रोल में वो बात करेगी लूसी से। लेकिन फर्स्ट स्टैंजे में वर्ड्सवर्थ हमें क्या बताता है कि 3 इयर्स शी ग्रू इन सन एंड सावर, 3 साल की वो बच्ची ग्रू होती है, मतलब बढ़ती है। 3 इयर्स, 3 साल, वो बढ़ी सन एंड सावर में। देन नेचर सेड, तब नेचर ने क्या कहा? तब नेचर कहती है उस बच्ची के बारे में। ये वर्ड्सवर्थ हमें बता रहा है, और कि नेचर ने उस एक, मतलब थोड़ा सा ऐसा देख के चलो आप माहौल को, कि एक जंगल है, मतलब जंगल से मतलब पूरी नेचर प्रकृति है, वहां एक 3 साल की बच्ची है जो 3 साल तक बड़ी हुई है,
उसमें धूप में, बारिश में, छाए में उस सारे मौसम को झेलती हुई वो बड़ी हुई है। तो उसके लिए वर्ड्सवर्थ कहता है 3 साल की जो ये बच्ची है, 3 years शी ग्रू इन सन एंड सावर, ये सन में और सावर में 3 साल की बड़ी हो चुकी है। देन नेचर सेड, उसे देख के नेचर ने क्या कहा, ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सो, एक लवलियर फ्लावर है ये, बहुत ही सुंदर फूल है पृथ्वी पर उगा हुआ, जो कभी सोन नहीं हुआ। सो माने बीज बोना होता है ना, तो मतलब ऐसा फूल नहीं बोया गया, मतलब ऐसा फूल आज तक पृथ्वी पर उगा नहीं जैसे कि वो है। लवलियर फ्लावर बता दिया उसे, और कंपेरेटिव डिग्री बना दी, इसका मतलब उससे सुंदर फूल आज तक कोई पैदा नहीं हो। तो फूल तो है नहीं वो, ऐसी सुंदर बच्ची आज तक नहीं हुई, ऐसा नेचर ने कहा। देन नेचर सेड, उस बच्ची को 3 साल की को देख करके नेचर ने कहा, ए लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ, पृथ्वी पर ऐसा लवलियर फ्लावर वाज नेवर सोन, कभी नहीं सोन हुआ। SOW माने कोई चीज बोते हैं तो उसे सो बोलते हैं, तो मतलब बोया नहीं गया या ऐसा कभी कोई फूल लगाया नहीं गया जैसी वो फूल थी सुंदर 3 साल की बच्ची। दिस चाइल्ड, अब ये नेचर बोल रही है उस बच्ची को देख करके, दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, इस बच्ची को मैं स्वयं ले लूंगी, मतलब गोद लेने की बात कर रही है कि ये जो इतनी सुंदर बच्ची है ना, दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ, मैं स्वयं विल टेक, इसे ले लूंगी, मतलब मैं इसे गोद ले लूंगी। सी शैल बी माइन, ये मेरी होगी, माइन माने मेरी, ये मेरी होगी, एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन, और मैं इसे एक लेडी बना दूंगी ऑफ माई ओन, स्वयं मैं खुद इसे एक लेडी बना दूंगी। तो मतलब नेचर एज ए मदर, शी वांट्स टू एडॉप्ट दैट चाइल्ड आफ्टर सीइंग द फेस या आफ्टर सीइंग द दैट बेबी, उस बेबी को देख करके नेचर सेड दैट शी इज अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ, वो पृथ्वी पर एक लवलियर फ्लावर है, और उसकी सुंदरता को उसे देख करके नेचर ने तुरंत उसे गोद ले लिया। शुरुआत वर्ड्सवर्थ ने करी ये कह करके कि 3 साल की बच्ची जो थी वो सन में और सावर में बड़ी हुई। जब नेचर ने उसे देखा तो नेचर ने कहा कि कितनी सुंदर बच्ची है पृथ्वी पर, जो आज तक नहीं ऐसी कोई बच्ची नहीं हुई होगी, और दिस चाइल्ड आई माई सेल्फ टू विल टेक, मैं इस बच्ची को स्वयं ले लूंगी। सी शैल बी माइन एंड आई विल मेक ए लेडी ऑफ माई ओन, मैं इसे एक लेडी बना दूंगी, तो मैं इसे गोद ले लूंगी। इसका मतलब नेचर तो सारी चीजें होती है, ये पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी, नदी, नाले, सब नेचर है, तो ये मेरे अंदर रहेगी। इसका मतलब ये इस जंगल में एक तरह से, मतलब तुम नेचर को छोटा उसमें ले लो, जंगल है जैसे पूरा, उसमें सारी चीजें हैं, तो वो नेचर पूरे, ये नेचर एक ग्रुप है, मतलब इन सबका ग्रुप जो है वो नेचर है, प्रकृति। तो वो प्रकृति एक लेडी की तरह है, मदर की तरह यहाँ देखने को मिला है, और वो कहती है कि इस बच्चे को मैं पाल लूंगी। जैसे कुछ मूवी में आपने लेडीज तो नहीं लेकिन जेंट्स देखे होंगे, जैसे टार्जन जैसी मूवी अगर आपने देखी हो तो वहां पर, और या जैसे तो क्रिस में वो उसमें उसमें था, मतलब टोटल का टोटल नेचर में, तो वे जानवरों से बहुत लगाव होता है उनका, वे इंसान जो पलते तो वो सब नेचर ही होती है। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग भी, अब ये बताती है नेचर कि मैं इसे पाल लूंगी, तो जैसे उसने उसे गोद ले लिया है, वो बताएगी कि मैं इसे ऐसे करूंगी, ये सीखेगी, वो सीखेगी, अब सारी बातें एक एक करके नेचर इन स्टेंजेस में बताएगी। तो वो एज ए मदर है, वो कहती है माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग भी, मैं स्वयं अपनी डार्लिंग के साथ रहूंगी। तो माई सेल्फ यहाँ पे नेचर के लिए आया, नेचर बोल रही है, तो नेचर एज ए आई की तरह, मतलब फर्स्ट पर्सन की तरह बोल रही है कि मैं स्वयं, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग भी, मैं स्वयं रहूंगी, अपनी डार्लिंग है वो मेरी प्रिय बच्ची जो 3 साल की है, जो लूसी ग्रे है, मैं उसके साथ रहूंगी। माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग भी बोथ, दोनों जगह लो एंड इम्पल्सिव, मैं लो और इम्पल्स में उसके साथ रहूंगी। अब लो माने तो होते नियम, कायदे, कानून, और इम्पल्स होती है प्रेरणा। अब जैसे नेचर कह रही है कि भाई मैं इन दोनों चीजों में उसके साथ रहूंगी, तो साथ रहने से मतलब नेचर का ये है, अब नेचर साथ रहना, कोई एक इंसान नहीं रह रहा उसके साथ, नेचर से मतलब पूरी प्रकृति, ये सारे के सारे जंगल, नदियां, पहाड़, और ये पक्षी, सब चीजें, हवा, सब ये नेचर है, तो वो मेरे अंदर रहेगी, एक तरीके से ये है। और वो लो में भी और इम्पल्स में भी, इसका मतलब मैं उसे लो सिखाऊंगी, जो मेरे अंदर रहेगी, मतलब मेरे चारों तरफ यहाँ अंदर घूमेगी ना। लो माने नियम, कायदे, कानून, मतलब वैसे नियमित, मतलब एक तरीके से डिसिप्लिन की सेंस में बोलना चाह रही है वो। मैं उसे लो सिखाऊंगी, और इम्पल्स माने प्रेरणा, तो मैं उसे प्रेरणा दूंगी, तो ये काम मैं उसे करूंगी। तो लो एंड इम्पल्स जो है वो मैं सिखाऊंगी उसे। माई सेल्फ
विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लो एंड इम्पल्स। मैं दोनों जगह लो में और इम्पल्स में उसके साथ रहूंगी। तो मतलब जैसे लड़ाई में साथ रहूंगी तो लड़ाई सिखाऊंगी, तो यहाँ पे लो से मतलब कानून, नियम, डिसिप्लिन, और इम्पल्स माने प्रेरणा। तो मैं उसे प्रेरणा दूंगी जब वो मेरे साथ रहेगी, मेरी बच्ची। और मैं उसे नियम, कायदे, ये भी सिखाऊंगी। जैसे एक माँ अपनी बच्ची को सिखाती है, तो नेचर कहती है कि मैं भी उसे प्रेरणा दूंगी और नियम सिखाऊंगी, उसे डिसिप्लिन सिखाऊंगी। एंड विद मी, और मेरे साथ, द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, मेरे साथ वो लड़की लूसी, रॉक में भी और प्लेन में भी। रॉक माने चट्टान होती है, प्लेन माने मैदान होते हैं। तो वो चट्टानों में भी, मैदान में भी, इन अर्थ, अर्थ में भी और हेवन में भी, आकाश में भी, पृथ्वी में भी। अब सब जगह तो नेचर रहती है, इन सारी जगह मेरे साथ, ग्लेड में भी और बावर में भी। ग्लेड और बावर, ग्लेड माने खुला मैदान, और बावर माने होता है कुंज। कुंज से मतलब है फूलों की वादियां। जैसे फूलों का पूरा कमरा सा बना हुआ हो, चारों तरफ छत फूलों की हो, और उसके अंदर उसे कुंज कहते हैं, बावर कहते हैं। तो ये चार पांच छह चीज बताई उसने। एंड विद मी, मेरे साथ, द गर्ल, ये लड़की, रोक में भी और प्लेन में भी, अर्थ में भी, हेवन में भी, ग्लेड में भी और बावर में भी। तो हर जगह की बात हो गई ना, एवरीवेयर मेरे साथ। ये लड़की मेरे साथ इन छह की छह जगह सेल्फ फील, महसूस करेगी एक ओवरसीइंग पावर। इसे ऐसा लगेगा कोई ओवरसीइंग पावर है, ओवर माने ऊपर से कोई पावर है जो तुझे देख रही है, ये लड़की महसूस करेगी इन सारी जगह। तो सेल्फ फील एंड ओवरसीइंग पावर, ऐसी पावर है जो किंडल कर रही है और रेस्ट्रेन कर रही है। किंडल माने करना होता है, किंडल माने जागृत करना, कोई चीजों को तुम्हारे अंदर प्रेरणा देना, किंडल करना, मतलब प्रेरित करना। तो कोई चीज अच्छे काम को प्रेरित कर रही है, रेस्ट्रेन माने होता है दबाना, रोकना, और बुरे काम को रोक रही है। ये लड़की इन सारी जगह मेरे साथ रहेगी और ये महसूस करेगी कि कोई ना कोई पावर है ऊपर, जो तुझे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कर रही है और बुरे काम से तुझे रेस्ट्रेन कर रही है, रोक रही है। तो ऐसा महसूस ये करेगी। तो कुल मिलाकर के जो ये मतलब लूसी है, ये मेरे साथ रहेगी इन सारी जगह। तो मतलब अब साथ रहने से मतलब ये नहीं है कि कोई एक लेडी है, उसके साथ लूसी उसका हाथ पकड़ के चल रही है। वो नेचर ही बोल रही है। तो मेरे साथ रहेगी, तो अगर सपोज करो वो कहीं पर नदी में नहा रही है, तो नेचर के साथ ही है। कहीं पेड़ पे झूल रही है, तो नेचर के साथ ही तो है। तो मेरे साथ, एंड विद मी द गर्ल, मेरे साथ रोक पे भी, प्लेन में भी, मतलब चट्टानों में, मैदानों में, पृथ्वी पर, आकाश में, ग्लैड में, मैदान में, बावर माने कुंज में, सारी जगह वो जहां जहां जाएगी, उसे ऐसा लगेगा कोई ताकत है जो तुझे अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कर रही है और बुरे काम से रोक रही है। तो ऐसे ही वो लोअर इंपल्स यही तो था, कि मैं उसे डिसिप्लिन सिखाऊंगी, अच्छे नियम, गलत ये काम मत करो, ये काम करो, ऐसा मैं उसे सिखाऊंगी। तो यहाँ वर्ड्सवर्थ टोटल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो व्यक्ति नेचर में रहते हैं, तो प्रकृति खुद उनकी मदद करती है, सपोर्ट करती है, और वो इंसान बहुत ज्ञान प्राप्त करते हैं। अभी तो ये थोड़ा ऐसी चीजें आ रही है कि जो साइकोलॉजिकल, आगे चल के कुछ ऐसी भी चीज हेल्थ वाली भी बताने की कोशिश करेगा वर्ड्सवर्थ की, बहुत ही फायदा मिलता है नेचर में रहने का। क्या बताएगा? अब ये नेचर नेक्स्ट स्टेंज में क्या कहती है? सी सेल बी स्पोर्टिव। ये जो लड़की है ना, ये स्पोर्टिव बनेगी। स्पोर्टिव होते हैं एक्टिव, स्पोर्ट, तो खेलने वाले, मतलब बहुत ही फुर्तीली। ये ऐसी फुर्तीली, इतनी एक्टिव बनेगी एज द फोन, जैसे फोन होता है। इसलिए सिमिली यूज कर दी है, और ये क्वेश्चन बनता भी है कि लूसी की तुलना, जैसे डैफोडिल्स की तुलना स्टार से की थी, ऐसी क्वेश्चन आता है लूसी की तुलना यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस चीज से करी है? तो फोन से करी है। फोन जो होता है ना, हिरन का बच्चा होता है। तो ये हिरन के बच्चे की तरह एक्टिव होगी। हिरन का बच्चा बहुत एक्टिव होता है, एकदम उछल जाता है ऐसे ही। तो ये फोन की तरह एक्टिव होगी, स्पोर्टिव होगी, चंचल होगी। और वो फोन डेट जो वाइल्ड विद गिली अक्रॉस द लॉन, जो वाइल्ड माने पागल होकर के, विद गिली माने खुशी में, और लोन को अक्रॉस कर जाता है, मैदान जो है, हरे मैदान, उन्हें पार करता हुआ चला जाता है, या ऊपर चला जाता है द माउंटेन पर, और स्प्रिंग करता है, वहां पर उछलता है। तो जिस तरीके से हिरन का बच्चा लोन में भागा भागा और माउंटेन पे जाके उछाले मारता है ना, ऐसी स्पोर्टिव बनेगी ये। तो यहां पर एक लाइन शुरू में बोली, सी सेल बी स्पोर्टिव, ये बहुत एक्टिव होगी, बहुत चंचल होगी, स्पोर्ट वाली होगी, और एज ऐसे होगी जैसे वो हिरन का बच्चा होता है, जो खुशी में पागल होकर के अक्रॉस द लॉन, लॉन को पार करके ऊपर माउंटेन पे जाके स्प्रिंग्स करता रहता है, उछलता है, फुदकता है ना।
ऐसी स्पोर्टिव होगी ये। तो ये वाली बात भी बताइए, सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फोन, ये फोन की तरह स्पोर्टिव होगी। और दैट वाइल्ड विद गिली अक्रॉस द लॉन और अप द माउंटेन स्प्रिंग्स। और ये जिस तरीके से वो हिरन का बच्चा चारों तरफ ऐसे भागता फुदकता रहता है ना, ऐसी होगी ये। तो इतना कुछ सीखेगी नेचर में। And hers shall be the breathing balm, and hers the silence and the calm of mute insensate things. And hers shall be the breathing, और इसकी होगी breathing balm। ब्रीथ माने सांस लेना होता है, सांस लेना, और बाम माने होता है मरहम जो होता है, बाम। एंड हर्ष, HERS लगाया। और केवल इसकी, जैसे बोलते हैं ना, ये जो लड़की है ना सैल्वी, इसकी ब्रीथिंग बाम की तरह होगी, तो इसकी सांसें बाम की तरह। इसका मतलब ये किसी से बात भी करेगी ना अगर, तो दूसरे को मतलब आराम देने वाली ऐसी होगी। एंड हर्ष शैल बी द ब्रीथिंग बाम, तो इसकी ब्रीथिंग बाम वाला काम करेगी। मतलब दूसरों को अगर ये बात करेगी, सांस लेने से मतलब बोलना ही हो गया, तो ये ब्रीथिंग जो होगी ना इसकी, वो बाम वाली होगी, मतलब दूसरों को आराम पहुंचाने वाली होगी। ऐसी मैं इसे बना दूंगी। तो ये बात नेचर का कहना है इसमें। एंड हर्ष द साइलेंस एंड द काम, और ऐसे ये शांत, साइलेंस भी शांत होता है और काम भी शांत ही होता है। ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग्स, जो म्यूट होती है ना, इनसेंसेट होता है असंवेदनशील, जिनमें सेंसेस नहीं होती, जैसे कि पहाड़, जो बात करें ना माउंटेन वगैरह जो होते हैं, तो ये इनसेंसेट थिंग होते हैं, और जो हमेशा म्यूट रहते हैं, बोलते नहीं है। इन शांत चीजों से ये शांत रहना सीखेगी। एंड हर्ष, और ये शांत होगी। ऑफ म्यूट, बिल्कुल शांत, इनसेंसेट थिंग्स जो है ना, क्योंकि देखो नेचर में हर तरह की चीजें हैं। फोन की तरह उछलने वाली चीजें भी है, मतलब जो फुदकने वाली, एक्टिव रहने वाली, तो ये एक्टिव रहना भी सीखेगी फोन से। और ये जो शांत चीजें हैं उनसे इसके अंदर शांति, काम, साइलेंस, कूलनेस, ये चीजें भी इसके अंदर आएगी। तो मतलब उसमें सारी क्वालिटी आएगी। उसमें स्पोर्टिव वाली क्वालिटी भी आएगी और साइलेंट रहने वाली क्वालिटी भी आएगी। स्पोर्टिव वो फोन से होगी, और साइलेंट वो इनसेंसेट थिंग्स, जितने भी ये पहाड़ वगैरह होते हैं ना, उनसे वो शांत रहना सीखेगी। तो लूसी में सब तरीके के गुण जो है वो आएंगे। तो सी शैल बी स्पोर्टिव एज द फोन, दैट वाइल्ड विद गिली, जो पागल होकर के उछलता रहता है ना, उस फोन के बच्चे की तरह, मतलब हिरन के बच्चे की तरह, वो ऐसी स्पोर्टिव होगी। और वो उसकी जो ब्रीथिंग बाम होगी, मतलब उसके बोलने से दूसरे को आराम आएगी। और वो साइलेंस और काम होगी, किस चीज से, जो ये साइलेंट थिंग्स है इनसे वो शांत रहना सीखेगी। तो इसका मतलब सारे ही गुण होंगे, शांति का गुण भी होगा, बोलने का गुण भी होगा, उछलने कूदने वाला गुण भी होगा, उसमें ये सारी चीजें वो सीखेगी नेचर के अंदर। अब आगे बता रहा है, अब फ्लोटिंग क्लाउड से देखो क्या सीखेगी। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई वो चलना किस चीज से सीखेगी, वो शांत रहना किस चीज से सीखेगी, वो उछलना किस चीज से सीखेगी। तो नेचर में बहुत सारी लाखों चीजें हैं। तो कहना जो फ्लोटिंग क्लाउड्स है, तैरते हुए बादल, द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट शैल लैंड टू हर, ये वाला स्टेंजा इंपोर्टेंट है इसका। जो फ्लोटिंग क्लाउड्स होते हैं ना, वे अपनी स्टेट को, स्टेट मान होती है स्थिति, अपनी स्टेट, जैसे भाई माई स्टेट, स्टेट से मतलब मेरी स्थिति क्या है। तो वे अपनी स्थिति को, मतलब उनकी जो स्थिति होती है, फ्लोटिंग जो तैरते हैं ना, वे उसे सैल लैंड, उधार दे देंगे टू हर, उसे, वे अपनी स्थिति को उसे उधार दे देंगे। अब इसका मतलब समझ रहे हो, जैसे कोई चीज है, जैसे मैं अगर हिरन का बच्चा होता और उसमें ये लाइन बोल देता कि हिरन का बच्चा अपनी एक्टिवनेस को उसे उधार दे देगा, इसका मतलब यही तो है कि वो हिरन के बच्चे से एक्टिव होना सीखेगी। तो यहां भी यही है। फ्लोटिंग क्लाउड जो है ना, तैरते हुए बादल, अब तैरते हुए बादल जो है ना, जब बादल चलता है, तो इसकी सेंस ये है कि ये बादलों से चलना सीखे। मतलब जैसे बादल जो फ्लोटिंग करते हुए चलते हैं ना, उससे इसकी चाल जो है ना ये सीखेगी। ये लूसी जो है, सी विल लर्न हाउ टू वॉक बाय द हेल्प ऑफ फ्लोटिंग क्लाउड्स। तो बादलों को देख करके या बादलों से ये चलना सीखेगी। आप अपना माइंड बस यही सेट रखना कि जब भी कोई चीज इसमें आती है, इससे ये सीखेगी। वो बस घुमा के रख दी जाएगी बातें, कि वो उससे वो म्यूट इनसेंसेट थिंग्स जो है उनसे साइलेंस सीखेगी, तो इन चीजों को देख करके। ऐसी वो फ्लोटिंग क्लाउड्स जो है, जो चलते हुए बादल है, उनसे चलना सीखेगी। वे बादल अपनी स्थिति को, अपनी स्थिति से मतलब अपनी चाल को, उसे उधार दे देंगे। अब कोई चीज उधार दे देंगे तो मतलब वो उससे चलना सीखेगी।
फॉर हर, उसके लिए विलो के वृक्ष बैंड होंगे। विलो का वृक्ष बहुत ही लचीला होता है। विलो का वृक्ष बहुत लचीला, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी होती है बहुत ज्यादा। वो उसके लिए, फॉर हर विलो का जो वृक्ष है वो बैंड होगा, जैसे वो चलेगी ना तो देखेगी तो वृक्ष उसके लिए झुके हुए हैं। अब उसके लिए झुक रहे हैं तो इसका मतलब वो झुकना सीखेगी। किससे? विलो के वृक्ष से। अब झुकने दो तरीके से होते हैं, एक तो लचक शरीर की भी होती है, और एक जैसे बड़ों के आगे झुकना, ये वाला भी होता है। तो वो विलो के वृक्ष से वो बैंड होना सीखेगी, वो झुकना सीखेगी। वो सारी चीजें, मतलब ये बताया जा रहा है कि एक एक चीज फ्लोटिंग क्लाउड से वो चलना सीखेगी, और वो विलो के जो वृक्ष है उनसे झुकना सीखेगी। नोर सेल सी फेल टू सी इवन इन द मोशंस ऑफ स्टॉर्म ग्रेस। और वो नोर सेल सी फेल ना, वो फेल होगी, असफल होगी देखने में, इवन द मोशंस माने गति को, स्टॉर्म के जो ग्रेस होता है, स्टॉर्म माने तूफान, तूफान की अनुकंपा, मतलब तूफान की जो गतियां है ना, उसे देखने में भी वो असफल नहीं रहेगी। इसका मतलब वो तूफान को भी देखेगी। तो तूफान जो होता है ना, उससे दृढ़ता आती है, तो वो दृढ़ रहना सीखेगी। देखो ये हम अपनी तरफ से लगाने पड़ रहे हैं कि भाई वो इस चीज को भी देखेगी, वो इस चीज से चलना सीखेगी। जैसे वो शेर जो है, अगर यह है नहीं इसमें स्टेंजा, लेकिन अगर होता कि लॉयन शेर को देखेगी और शेर से उसकी जो क्वालिटी है उसे एडॉप्ट करेगी, तो एक तरह से करेज आ सकता था, भाई वो इतना साहस रखेगी। मतलब ऐसा, जैसे वो लैम्ब देखती, तो लैम्ब जो है, लैम्ब भी अपने जो उसके गुण है या उसके जो क्वालिटी है वो उसे उधार दे देगा, तो इसका मतलब वो इनोसेंट बन जाएगी। तो ऐसे जोड़ते चले जाते हैं अपनी तरफ से। तो यहाँ पर खैर ना लैम्प की बात है और ना लॉयन की बात है। यहाँ केवल जो बात है वो है कि वो स्टॉर्म का जो ग्रेस है, जो अनुकंपा है, स्ट्रीम स्टॉर्म जो तूफान होता है ना, उसकी गतियों को देखने में वो असफल नहीं रहेगी, मतलब वो उसे देखेगी ऐसे। जैसे वो फॉक्स जो है, लोमड़ी, उसे बड़े ध्यान से देखेगी, इसका मतलब चालाकी सीखेगी। मतलब ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, अगर चाहो तो कितना ही बढ़ा दो इसे स्टेंजो को। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, सीधा सीधा नहीं आएगा कि सी विल लर्न करेज फ्रॉम दिस थिंग, ऐसे नहीं आएगा लिखा हुआ। ये पोइट्री होती है, घुमा करके देते हैं कि भाई विलो के वृक्ष उसके लिए झुकेंगे। इसका मतलब होता है कि भाई विलो के वृक्ष जो झुकेंगे जब उसके लिए, तो वो उसमें लचीलापन होता है, तो वो लचीलापन सीखेगी। लचीलापन अपनी जो बॉडी है उसके अंदर लाएगी। और वो, क्योंकि स्टॉर्म जो तूफान होता है ना, वो बहुत दृढ़ होता है, तो उससे दृढ़ता सीखेगी, वो फर्मनेस आएगी उससे, तूफान से। और ये जो स्टॉर्म ग्रेस है, जो स्टॉर्म का जो ग्रेस अनुकंपा होती है, उसकी जो अनुकंपा है ना, उसके जो मोशंस है, उसे देखने में वो फेल नहीं रहेगी। और दैट सेल, और ये सारे अनुकंपाएं, दैट सेल मोल्ड द मेडन्स फॉर्म बाय साइलेंट सिंपैथी। दैट सेल, ये सारी चीजें, मोल्ड माने होता है ढाल देना, किसी चीज को ढाल देना। जैसे आप कोई लोहा है उसे ढाल करके ये चीज बना दी उसकी। तो अब वो लड़की है छोटी, 3 साल की तो थी। दैट सेल मोल्ड द मेडन फॉर्म, ये इसकी मेडन फॉर्म, मेडन होती है अनमेरिड और यूथ गर्ल। तो ये सारी चीजें उसे यूथ फॉर्म में मोल्ड कर देंगे, इन सब साइलेंट सिंपैथी के द्वारा, इन शांत सहानुभूतियों से। जो ये नेचर में, भाई बोल बोल के तो कोई चीज सिखा नहीं जा रही है, नेचर में सारी चीज साइलेंट है। ये सारी साइलेंट सिंपैथी, चाहे वो विलो का वृक्ष है, चाहे वो फ्लोटिंग क्लाउड्स है, चाहे वो माउंटेन है, चाहे कुछ भी है, ये सारी चीजें उसे एक मेडन फॉर्म में तब्दील कर देंगे। इट मीन्स वो 3 इयर्स ओल्ड जो बेबी है, वो बड़ी हो जाएगी बाय द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। और ये सारी चीजें मिलके एक इंसान बनाती है, वो है नेचर। और नेचर है मदर। तो इट मीन्स जो नेचर है, शी विल टीच हर ईच एंड एवरीथिंग, एंड शी विल ब्रिंग हर अप। ब्रिंग बोलेंगे ना, ब्रिंग अप माने पालना होता है। तो सी से मतलब नेचर विल ब्रिंग हर अप, उसे पालन पोषण करेगी उसका, और वो बड़ी हो जाएगी, तो वो मेडन फॉर्म में आएगी। इन सारी साइलेंट सिंपैथी के द्वारा वो मेडन बन जाएगी, तो वो बड़ी हो जाएगी। ये कहा। फिर और चीजों का जिक्र हो रहा है यहाँ पर। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शैल बी डियर टू हर। अब जो तारे हैं, स्टार्स हैं मिडनाइट के, वो उसके लिए डियर होंगे, प्रिय होंगे। इसका मतलब वो उससे भी, अब स्टार की जो भी चीजें होती है, शालीनता, वो उससे वो सीखेगी, वो उसे प्रिय लगेंगे। एंड सी शैल लीन हर ईयर इन ए मैनी सीक्रेट प्लेस। भाई उसे जो स्टार है वे भी बड़े प्रिय लगेंगे। एंड सी शैल लीन माने झुकाना, और वो अपना कान झुकाएगी बहुत सारे सीक्रेट प्लेस पर।
मतलब जहां पर सीक्रेट है, कोई नहीं जाता, वहां वो अपना कान लगा के सुनेगी। अब वे कौन सी जगह है वो देख लो आगे। वे प्लेस, प्लेस के बाद वेयर लगाया, वे प्लेस जहां रिवर्स होते हैं, छोटे छोटे झरने, नदियां, छोटी नदी नाले जो होते हैं ना उन्हें बोलते हैं रिवर्स। जहां पर रिवर्स, नदी, छोटी छोटी नदियां डांस कर रही हैं अपने वेवर्ड राउंड पर। वेवर्ड माने अपने तरीके से, और वे डांस करती हुई नदियां है, इसका मतलब कोई झरने हैं वहां, आवाजें आ रही है, तो उन आवाजों को वो शांति से सुनेगी कान लगा करके। तो मतलब वो किसी चीज को, वो मिडनाइट में स्टार भी देखेगी, वो इनकी कलकल की आवाज जो होती है झरने की, उन्हें भी जा करके सीक्रेट प्लेस पे जहां वे झरने इस तरीके से निकलते हैं ना, जैसे पहाड़ों में झरने निकलते रहते हैं, तो उन्हें भी सुनेगी कान लगा करके। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और जो इन झरनों से, और चाहे वो मिडनाइट के स्टार से, इससे जो ब्यूटी बॉर्न होगी, ब्यूटी माने सुंदरता, जो पैदा होती है, मरमरिंग साउंड ये झरने की दे दी। तो जो उसकी वो सुंदरता है ना झरने की, जिसको कान लगा के सुनेगी, और जो वो एक बहुत ही बेहतरीन वहां का नजारा होगा जो उसके कानों में आएगा, तो उसकी जो ब्यूटी है, ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड की जो सुंदरता है ना, shall pass into her face, वो उसके चेहरे से होके गुजर जाएगी। इसका मतलब चेहरे से होके गुजर जाएगी तो वो ब्यूटीफुल बनेगी, सुंदर बनेगी, अच्छी बनेगी, शालीनता आएगी उसके अंदर, बाय द हेल्प ऑफ दीज एक्टिविटीज, व्हेन शी विल हियर द वॉइस ऑफ राइवल्स डांसिंग, जब वो लहरों की या झरने की आवाज को सुनेगी, तो ये सारे दृश्य है उसके। मरमरिंग साउंड जो है ना, वो ब्यूटी बॉर्न ऑफ मरमरिंग साउंड, वो जो सुंदरता है, वो उसके चेहरे पे से होके गुजरेगी। इसका मतलब वो सुंदर एक लड़की बन जाएगी, अगर जब वो मेरे उसमें गोद में होगी। तो नेचर का कहना ये है कि मैं उसे पालूंगी, उसे ये चीजें, सारी चीजें होंगी उसके साथ, और वो एक सुंदर लेडी बनेगी मेरे द्वारा। फिर नेक्स्ट स्टेंजा है इसका। एंड विटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट सेल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट। और जो ये विटल फीलिंग्स है ना, जितने भी मतलब नेचर में, विटल माने उच्च, महान, फीलिंग्स, जितनी भी ये फीलिंग्स है, भावनाएं हैं, डिलाइट वाली, ये खुशियों वाली जो भावनाएं हैं, मतलब चाहे वो स्टार को देख के आती हो, चाहे झरने को सुन करके आ रही हो आवाजों को, ये जितनी भी मतलब नेचर में जो भी फीलिंग्स है डिलाइट वाली, जो खुशियों वाली सारी फीलिंग्स है ना, सेल रियर हर फॉर्म, रियर माने पालन पोषण करना, ब्रिंग अप करना, पालेंगी उसकी फॉर्म को, उसकी आकृति को, स्टेटली हाइट, स्टेटली माने उच्च हाइट पर, मतलब एक शानदार, स्टेटली शानदार हाइट, मतलब वो लंबाई भी उसकी काफी बढ़ जाएगी, बाय द हेल्प ऑफ दीज डिलाइटफुल फीलिंग्स के द्वारा। इन खुशियों से, जैसे कहते हैं ना, इंसान जो खुश रहता है तो वो थोड़ा सा तंदुरुस्त, बढ़िया, और उसका हेल्थ जो हमेशा अच्छी रहती है, तो ऐसे वो इन खुशियों में, विटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, खुशियों की जो ये फीलिंग्स है ना, तो विटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट, खुशियों की जो उच्च फीलिंग्स है, सेल रियर हर फॉर्म टू स्टेटली हाइट, ये उसकी फॉर्म को, उसकी आकृति को, उसकी बॉडी को स्टेटली हाइट, मतलब एक बहुत ही शानदार तरीके से, हाइट मानी से ऊंचा, मतलब वो उसे लंबी बना देंगे। लंबी से मतलब ये कि वो एक लेडी के रूप में वो बनेगी। हर विर्जिन बोसम स्वेल, मतलब उसकी जो विर्जिन अनमेरिड है वो, और बोसम हर्ट के लिए बोल देते, चेस्ट के लिए बोल देते, तो स्वेल माने ऊपर को उठना होता है, तो मतलब वो एक तरीके से वो बड़ी हो जाएगी, जो लूसी है, शी विल बी अ लेडी, वो एक लेडी बन जाएगी, मतलब एक यूथ गर्ल बन जाएगी। सच थॉट्स टू लूसी आई विल गिव, ऐसे विचार मैं लूसी को दूंगी, वाइल सी एंड आई टुगेदर लिव, जब वो और मैं दोनों एक साथ रहेंगे, हेयर यहाँ पर, इस हैप्पी डेल में, इस खुशहाल डेल माने घाटी में, इस खुशहाल घाटी में, इस नेचर में, प्रकृति में वो मेरे साथ रहेगी। तो जब वो मेरे साथ रहेगी, तो ऐसे विचार लूसी को मैं प्रोवाइड करूंगी। तो उसका मानना यह है कि भाई मैं ऐसे विचार दूंगी, और वो एक छोटी बच्ची से एक बड़ी यूथ जो गर्ल है उसमें चेंज हो जाएगी। तो उसके अंदर ये सारी चीजें, गुण आएंगे, वो ये चीज सीखेगी, विटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट उसकी फॉर्म को स्टेटली हाइट बना देंगे, मतलब वो लंबे कद की एक लड़की बनेगी। हर विर्जिन बोसम स्वेल, उसकी जो बॉडी है वो भी काफी ग्रो करेगी। और सच थॉट्स टू लूसी आई विल प्रोवाइड, मैं ऐसे विचार लूसी को दूंगी, वाइल सी एंड आई, जब हम दोनों साथ रहेंगे इस घाटी में, तो ऐसे विचार मैं दूंगी, तो वो एक बड़ी लेडी बन जाएगी। अब ये लास्ट स्टेंजा इसका इंपोर्टेंट है, और लास्ट में उसे ये
वो मर जाएगी लूसी। तो मतलब वो बड़ी भी कर दी इसने बच्ची से, और उसके बाद में लास्ट में कि ये मर जाएगी, और इस तरीके से ये तो चली जाएगी, और मैं यहाँ पर अकेली, नेचर कहती है कि मैं अकेली रह जाऊंगी। दस इस प्रकार नेचर स्पैक, स्पैक कोई वर्ड तो होता नहीं है, सेकंड फॉर्म स्पीक की स्पोक होती है, तो वो ये इस प्रकार नेचर ने कहा। कहती है द वर्क वास्ट, अरे मेरा काम खत्म हो गया। काम खत्म कब होगा? लूसी को पालने का काम खत्म हो गया, क्योंकि वो मर चुकी है। द वर्क वाज डन, काम खत्म हो गया। हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन। लूसी का नाम हमें इस लाइन से पता लगा कि इसमें नाम इस बच्ची का लूसी है। तो नेचर कहती है कितनी जल्दी मेरी लूसी की जो रेस थी वो दौड़ ली गई। इसका मतलब वो रेस खत्म हो गई, इसका मतलब उसकी जिंदगी खत्म हो गई, तो कितनी जल्दी वो मर गई। और सी डाइड, अरे वो मर गई। एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़ गई। नेचर कहती है कि भाई मैं, मुझे छोड़ गई इस हीत माने बंजर पर, काम माने शांत, और क्वाइट माने शांति होता है दृश्य, इस बंजर और शांत दृश्य पे मुझे अकेला छोड़ गई, और वो तो चली गई। तो नेचर कहती है मैं तो अकेली रह गई, वो चली गई, मुझे छोड़ गई, मेरी उसकी जो रेस है वो खत्म हो गई, कितनी जल्दी खत्म हो गई, और वो तो चली गई। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन एंड नेवर मोर विल बी, जो याद थी ना उसके साथ मेरी और उसकी यादें, द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज बीन, जो रही थी कभी यादें, एंड नेवर मोर विल बी, वो छोड़ गई मुझे यहाँ पर अकेले उन यादों के साथ छोड़ गई जो कभी रही थी मेरे साथ, वे यादें। एंड नेवर मोर विल बी, अब वे और नहीं होंगी, मतलब अब और ज्यादा मैं उससे नहीं मिल पाऊंगी, अब हमारी जो मेमोरी है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो नेवर, कभी नहीं, मोर और अधिक, विल बी, अब नहीं होगी। तो वे यादें छोड़ के चली गई, अब वो मेरे साथ और अधिक नहीं रह पाएगी, मैं तो अकेली रह गई। तो नेचर ने कहा तो एक तरीके से उसे पालना स्टार्ट करा था, वो 3 इयर्स की थी, वो बड़ी भी करी, उसके अंदर सारे गुण भी डाले, और लास्ट में कि भाई लूसी चली गई। इस पूरी पोयम में आपने देखा होगा वर्ड्सवर्थ ने जो ये पोयम है इसमें क्योंकि वो वर्ड्सवर्थ इस चीज को बताने की कोशिश करता है यहाँ पे कि भाई देखो नेचर से कितना कुछ ज्ञान हमें मिलता है, तो यही उसका मेन फोकस है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ वी मे लर्न मैनी थिंग्स बाय द हेल्प ऑफ नेचर, हम नेचर से बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। उसने बता दिया कि हम कितनी सारी चीजें जो नेचर से सीखते हैं। वो लूसी का एक एग्जाम्पल दे करके और प्रकृति को दिखा दिया कि एज ए मदर है, एज ए टीचर भी है, मतलब सिखा रही है उसे, तो मदर एक एज ए टीचर भी हो सकती है। तो वो ये तो है ही, इसकी काबिलियत है विलियम वर्ड्सवर्थ की कि वो नेचर को एज ए टीचर भी दिखाता है, एज ए मदर भी दिखाता है उसे, और एक गाइडेंस की तरह भी देखता है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि वो एक मदर की तरह उसे पालने का जिम्मा उसने लिया एक छोटी सी बच्ची को, और क्या क्या चीज उसने सीखी बाय द हेल्प ऑफ नेचर। यही सारी चीज उसके जो रीडर्स है वर्ड्सवर्थ के, वो ये बताने की कोशिश करता है कि आप लोग भी नेचर से इन सब चीजों को सीख सकते हो। तो नेचर से हम सीख सकते हैं स्पोर्टिव होना, सीख सकते हैं चलना, सीख सकते हैं फ्लोटिंग क्लाउड्स की तरह, हम जो स्टॉर्म तूफान होते हैं उसकी तरह दृढ़ रहना सीख सकते हैं, हम जो फॉन जो बच्चा है उसकी तरह एक्टिव होना सीख सकते हैं, हिरन के बच्चे की तरह। तो ये स्टार्स को देख देख सकते हैं और डिलाइट ले सकते हैं उसमें, बिल्कुल जो ये झरने वगैरह इनकी आवाजों में। तो मतलब ये सारी चीजें, और एक अच्छे कद के या एक हाइट और एक छोटे बच्चे से बड़ा होने में, मतलब इजीली वे में हम वहां बड़े भी हो सकते हैं। तो वो प्रेरणा देती है नेचर, हमें अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करती है, बुरे काम से हमें रोका जाता है। तो ये सब प्रकृति में मिलता है। तो ऐसे करके इसने नेचर को एज ए टीचर एंड एज वेल एज मदर की तरह दिखाया है। और यहाँ पर प्रकृति ने उस बच्ची को पाला, बड़ा करा, वो चली गई, नेचर खाली रह गई। और नेचर का यही है कि दुनिया आती है जाती है, नेचर रह जाती है। तो ऐसे करके वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को बनाया है।